राजकीय इंटर कॉलेज द्वाराहाट की जो वेधशाला है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो सर, जो जलवायु का आजकल जो महत्व है, मतलब जलवायु का जो प्रभाव है या जलवायु प्रभावित कर रही है आम आदमी को, आम फसलों को या कहिए पूरी जैव विविधता को, तो उसके बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे सर। मेरा सभी को नमस्कार है और ये मेरे संज्ञान में है कि जो उत्तराखंड राज्य में लगभग 5 साल पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की ओर से यूप्रोब नाम से जो कार्यक्रम चला था, उसमें इस प्रदेश में 5 शुरू में रिसोर्स टेक्निकल सेंटर्स बनाए गए थे, जिसमें से एक हमारा संस्थान भी है। और इसके माध्यम से और इसका उद्देश्य यही था कि बच्चों की कैसे विज्ञान में रुचि पैदा की जाए और इस रुचि के साथ साथ कुछ अगर आंकड़ों का संकलन भी हो जाए तो उनको एक व्यावहारिक ज्ञान भी मिलेगा और एक बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ों का भंडार धीरे धीरे करके इससे जमा हो जाएगा। यही एक इसका मुख्य उद्देश्य था। तो जिसमें हमारे संस्थान का जो रिसोर्स सेंटर बना, उसके माध्यम से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लगभग 21 विद्यालय इसमें जोड़े गए थे। और आपने जो विशेष सवाल रखा जलवायु परिवर्तन के ऊपर कुछ, तो जलवायु परिवर्तन तो आजकल हर एक के चर्चा का विषय है और अब ये चर्चा का विषय इस तरह से नहीं रह गया कि इसमें कोई संदेह है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब तो सवाल इस बात का है कि जलवायु परिवर्तन तो एक वास्तविकता है, वो हो रहा है, और दूसरी बात यह है कि कितनी तेजी से हो रहा है, विवाद इस पे हो सकता है, और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो संस्थान है, इसका आपको पता ही है कि हमारा जो कार्यकलाप है वो हिमालय के 12 हिमालयी क्षेत्र जो है भारत में, उसके 12 राज्यों में चलता है। और जलवायु परिवर्तन का जो लोगों का मानना है कि हिमालय का क्षेत्र इस सिलसिले में काफ़ी सेंसिटिव, संवेदनशील क्षेत्र है। ये हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है और जो आपके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वही आज से कुछ समय बाद ऐसी स्थिति में होंगे कि डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे, नीति निर्धारण कर सकेंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में होंगे, कुछ शिक्षा संस्थानों में होंगे, हो सकता है कुछ अपने व्यवसाय करते होंगे, कुछ कृषकों से जुड़े हुए होंगे। तो उनको इसके बारे में जागरूकता पैदा करना एक डीएसटी का सपना था और जिसको साकार किया है हमारी यही जो मौसम विज्ञान से आधारित छोटी छोटी वेधशालाएं हैं जो बच्चों के माध्यम से चल रही है। तो ये और इस जो आप अभी सीडी बना रहे हैं, इसमें बहुत लोगों ने सहयोग दिया है, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, और जिन जिन ने इसमें अपने विचार दिए, चाहे वो बच्चों ने आकर के सवाल पूछे या जो आपके रिसोर्स पर्सन हैं, अध्यापक गण हैं, उन्होंने उनका बच्चों की उत्सुकता को जो है शांत किया आपने जवाब दे करके, या आपने जो बाकी ग्रामीणों से बातचीत की है और हमारी जनप्रतिनिधियों से बातचीत की है। तो ये बड़ा अच्छा प्रयास है, आप सब इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और अगर विद्यालय अपने स्तर पे भी इसको आगे बढ़ाए और आपकी जैसे अगर कर्मठ लोग इसको कर रहे हैं, तो ये तो इसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में जो इस समय सबसे बड़ी कमी महसूस की जा रही है उसकी डिबेट में, वो सही आंकड़ों की कमी है। हमारे पास बहुत लंबे समय का आंकड़े ही प्रस्तुत नहीं, बहुत कम जगह वेधशालाएं थी। तो ये माध्यम है, और पहाड़ के क्षेत्रों में तो 20, 25, 30 किलोमीटर के अंतराल में ही साउथ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग में ही बड़ा सा टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, इन चीज़ों में, आर्द्रता इत्यादि में बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये बड़ा एक सराहनीय प्रयास है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तरह जो हमारे बाकी और 21 पूरे राज्य में, और ये तो इतना अच्छा उदाहरण है कि जहाँ अब ये कार्यक्रम बाद में शुरू हुआ है, जैसे उत्तराखंड के बाद ही हिमाचल में इसकी शुरुआत हुई, ऐसे और अन्य राज्य हैं। हिमाचल वाले में भी हमारे संस्थान की इकाई काफ़ी अग्रणी रूप से इसमें कार्य कर रही है। तो उन स्थानों में इस तरह के जो आपने ये प्रयास किया है, इसको उन तक पहुंचाया जाए ताकि उनमें भी जागरूकता बने, उत्साह बने और ये कार्यक्रम अच्छी तरह आगे चले। इसी के साथ मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके इस शुभ कार्य के लिए। और
बहुत कम संसाधनों के होते हुए आपने ये इस उपलब्धि की है, इसलिए आप सब विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। मैं आप लोग के सामने दिनांक 30/9/2009 का मौसम वेधशाला का डाटा प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें शुष्कता 20.6, आर्द्रता 19.6 और अधिकतम तापमान 30.6 है और साथ में न्यूनतम तापमान 18.1 है। और सुबह 8:30 बजे बादल 4 भाग हैं और मौसम साफ है। वर्षा की संभावना हो सकती है, तो ऐसे ही तमाम सारे जाड़ों के दिनों में ऐसा अंदाज लगा के बताते हैं इन आंकड़ों के माध्यम से। क्या 2-4 दिनों में बर्फबारी हो सकती है, क्या धुंध हो सकती है, कोहरा हो सकता है, तो ये तमाम सारी चीजों की जानकारी हमारे सामने बैठे हैं श्री महेंद्र प्रताप पांडे, जो कि यूप्रोब के प्रभारी हैं और इसी विद्यालय के हिंदी के अध्यापक हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी सर आपसे कि आप जो ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं यूप्रोब पर, ये विचार आपके दिमाग में कैसे आया, कैसे किस चीज ने आपको प्रोत्साहित किया कि ऐसा कदम उठाया जाए, इतना अच्छा और इतना प्रभावशाली कदम उठाया जाए? मैडम, सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा तत्कालीन प्रधानाचार्य श्री यूपी हरबोला और संयोग से उस समय खंड शिक्षा अधिकारी भी वही थे, तो उनके सतत प्रयास से इस विद्यालय में मौसम वेधशाला का स्थापना कराया गया, जिसका देखरेख और तकनीकी संसाधन केंद्र गोविंद बल्लभ पंत हिमालय एवं पर्यावरण विकास संस्थान कोसी कटारमल के द्वारा किया जाता है। और उनके द्वारा समय समय पर कई वर्कशॉप और सेमिनार का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्कूल से 2 बच्चे और मौसम वेधशाला प्रभारियों को वहां बुलाया जाता है। मौसम वेधशाला से प्राप्त आंकड़ों का हम संग्रहणीकरण करते हैं। बच्चे हमारे इतना अच्छा काम करते हैं, दूसरे विद्यालय के बच्चे अध्यापक यहाँ देखने के लिए आते हैं, पॉलिटेक्निक के बच्चे आते हैं, केसी के छात्र आते हैं, कुछ अभिभावक भी यहाँ मौसम वेधशाला को देखने आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोगों के अंदर कोई न कोई कौतूहल और उत्सुकता है। तो हमने ये सोचा कि इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाए और जो द्वाराहाट के मौसम को भी बताता हो, द्वाराहाट के जलवायु परिवर्तन को बताता हो, और ये बच्चों के लिए किन किन प्रकार से उन तक पहुंचने का साधन बन सकता है। तो आप देखिए, इसमें मैंने इस वर्ष 2009 की मौसम द्वाराहाट में क्या क्या कैसे कैसे क्या किया, किन किन जगहों पर प्रभावित किया, इसके बारे में ये चार्ट बनाया। फिर हमारी जो है DST से बनाई हुई एक यूप्रोब न्यूज़लेटर रिपोर्ट, डाटा रिपोर्ट आती है, जिसमें हर वर्ष का, हर विद्यालय का, हर महीने का आपको डाटा मिल जाएगा कि किस महीने में कहाँ पर कितनी शुष्कता, आर्द्रता, न्यूनतम, अधिकतम और उसके वर्षा की स्थिति। तो इस प्रकार से सारे न्यूज़लेटर आते हैं। और उसके बाद है ये हमारी एक यूप्रोब न्यूज़लेटर जो आप देख रही हैं, इसका 4था अंक का भी विमोचन हुआ था। तो इसमें दुनिया भर के साहित्यकारों का, विज्ञान शिक्षकों का, भूगोल शिक्षकों का, बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत रूप से इसमें खाता दिया जाता है और ब्यौरा दिया जाता है। वर्षा की स्थिति और ट्रेंड के बारे में, हवा की स्थिति और ट्रेंड के बारे में सब चीजों का रुझान इसमें दिया जाता है। तो ये सोच करके कि ये एक संदेश बन करके अन्य विद्यालयों तक पहुंचे। शिक्षा विभाग के द्वारा हम आभारी हैं, शिक्षा विभाग के अपने उन अधिकारियों का जिनके सहयोग से ये सारे कार्यक्रम करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं, प्रेरणा दी जाती है। और साथ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार का भी मैं हृदय से आभारी हूँ। यही हमारी इच्छा थी कि यह जो है हर बच्चे तक पहुंचे, देश के हर बच्चों तक पहुंचे, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन बच्चों तक पहुंचे जहां मौसम वेधशालाएं नहीं।
ये आजकल नवरात्रि का जो सीजन चल रहा है, एक श्लोक याद आ रहा है पहले, क्योंकि देवी का जो पहला स्वरूप है तो उसमें कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी का भी जो पहला स्वरूप है वो भी हमें एक पर्यावरण संतुलन की ओर ही इंगित करता है। यहाँ पर इस वेदशाला का जो आपके विद्यालय में राजकीय इंटर कॉलेज द्वाराहाट में स्थापित की गई है, इस वेदशाला जब से लगी है तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चों के मन में प्रश्नों का उद्गार आने लग गया है। इससे पहले आप लोगों ने ऐसे प्रश्न बहुत कम हमसे पूछे हैं, लेकिन जब से वेदशाला लगी है तो ये खुशी की बात है कि आपके अंदर जो जलवायु, मौसम या ये कहिए कि आने वाला समय, उसकी विभीषिकाएं, ऐसे प्रश्न आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं। सर, हम हवा दिशा का पता कैसे लगाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। हवा दिशा का अध्ययन करने के लिए हमारे पास मौसम वेधशाला में एक प्रमुख यंत्र लगा हुआ है जिसमें 8 दिशाएं होती हैं। आप छत की तरफ देखें, जहाँ से हवा हमेशा गुजर रही हो, इसलिए वो छत पर लगाया जाता है ऊंचाई पर, ताकि हवा वहाँ से गुजरे, तो उसका हम अंदाजा लगाते हैं और उस यंत्र को हम विंड वेन कहते हैं। सर, स्टीवेंसन स्कीम बॉक्स की क्या विशेषताएं होती हैं? आपका जो प्रश्न है ये पूरे मौसम वेधशाला पर ही आधारित हो गया। आप ये देख रहे हैं, ये लकड़ी के बॉक्स में बना हुआ ये जो उपकरण दिखाई दे रहा है, इसको हम स्टीवेंसन स्क्रीन कहते हैं। इसके अंदर 4 थर्मामीटर होते हैं और एक चीज़ और ध्यान देने की चीज़ है कि ये धरती के लेवल से 4 फीट ऊंचाई पर ही रखा जाता है। ठीक है, 4 फुट नीचे अगर किया जाएगा तो जो मानक निर्धारित किया गया है उसमें गड़बड़ी आएगी, सबके डाटा एक जैसे नहीं होंगे, इसलिए सबका 4 फुट ऊंचाई पर रखा गया है ताकि धरती की नमी इत्यादि का इसके ऊपर प्रभाव न पड़ने पाए। एक चीज़ और ध्यान देने की चीज़ है कि चारों तरफ से मधुमक्खी के बॉक्स जैसा ये बना हुआ है जिसके अंदर हवा घुस सकती है, जा सकती है। ठीक, तीसरी चीज़, आप लोगों में से कुछ लोगों को जानकारी होगी, जाड़े में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, किस कलर के? काले कलर के। क्यों? वो धूप को अवशोषित कर। लेकिन स्टीवेंसन स्क्रीन को सफ़ेद कलर में रखा गया। क्यों? रिफ्लेक्ट कर। ठीक है, वो यानी उष्मा से ये प्रभावित न होने पाए। अब हम आपको बताते हैं स्टीवेंसन स्क्रीन। एक चीज़ और ध्यान देने की चीज़ है कि पूरे भारत में आप कहीं भी जाकर के स्टीवेंसन स्क्रीन देखेंगे तो इसका मुंह उत्तर तरफ। कारण इसके 2 प्रमुख कारण कि जब हम सवेरे के समय 8:30 बजे रीडिंग कर रहे होते हैं तो सूरज पूरब दिशा से निकल रहा होता है, तो अगर इसका मुंह पूरब तरफ किया जाएगा तो सूरज की किरणें सीधे इसमें आकर और हमारे थर्मामीटर को प्रभावित करेंगे। ठीक, ऐसे ही अगर 5:30 बजे जब हम न्यूनतम तापमापी थर्मामीटर को सेट करते हैं रात के लिए, तो उस समय पश्चिम दिशा में सूरज डूब रहा होता है। तो अगर 5:30 बजे हम इसको खोलेंगे और इसका मुंह पश्चिम दिशा में हो तो क्या होगा? फिर हमारा थर्मामीटर डिस्टर्ब होगा, प्रभावित होगा। ठीक है, तो इसलिए पूरब पश्चिम रखना ठीक नहीं है। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि दिन में, जैसे बच्चों के लिए ये चीज़ें लगाई गई हैं, ये यू प्रोब का मतलब ही होता है कि ये बच्चों के लिए है। ठीक है, तो अब जब बच्चे दिन के समय अगर ऑब्जर्वेटरी को प्रयोगशाला मान करके इसमें कुछ काम कर रहे होते हैं तो उस समय सूरज कहाँ रहता है? ठीक ऊपर। तो अगर इसको हम दक्षिण दिशा में कर दें तो फिर थर्मामीटर डिस्टर्ब होंगे, इसलिए इसको उत्तर तरफ ही रखा गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इस दशा में भी चाहे कुछ भी हो रहा है तो इस पर सूरज की किरणें नहीं पड़ रही हैं, धूप नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद स्टीवेंसन स्क्रीन में ये आप देख रहे होंगे इस साइड में ये फिक्स होता है थर्मामीटर। ठीक, इसमें पारा होता है, इसको हम कहते हैं ड्राई बल्ब, अंग्रेजी में कहते हैं ड्राई बल्ब, और शुष्कता तापमापी हिंदी में कहते हैं। ये हवा के अंदर शुष्कता की मात्रा कितनी है इसको बताता है। ठीक इसी प्रकार से आप यह देखेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर थर्मामीटर, ये बाहर निकल जाता है। क्योंकि हमें जब सवेरे 8:30 बजे रीडिंग कर लेनी होती है तो उसके बाद हमें झटक करके इसको बड़े सावधानी से झटकना पड़ता है ऐसे, और झटक करके फिर हम इसको सेट करते हैं। कभी कभी गर्मी के महीनों में जब हम इसको चाहे कितना भी झटकते हैं
तो थर्मामीटर झटकने के बाद पुनः एक स्थिति में आ जाता है। तो अब वो उसमें घबराने की चीज़ नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि उस समय वर्तमान स्थिति में टेम्परेचर कितना है उसको वो बता रहा है, ठीक है, क्योंकि उससे नीचे ये नहीं जा सकता चाहे हम कितना भी झटके। इसके अंदर भी क्या होता है, पारा, ठीक। तो ये थर्मामीटर भी पारा से बना हुआ होता है। इसके बाद हम नीचे देखते हैं मिनिमम टेम्परेचर थर्मामीटर। ये थर्मामीटर मिनिमम टेम्परेचर थर्मामीटर है, न्यूनता तापमापी, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ठंडक की मात्रा को, ठीक है, हवा में ठंडक कितनी है तो उसको यह बताता है। अब इसमें आप देखेंगे हर थर्मामीटर में देखेंगे कि 0 बीच में होगा, अधिकतम तापमापी में भी 0 होगा और इस साइड में माइनस और क्रमशः इधर प्लस। तो अब आप देखिए इसमें एक हरे रंग की, नीले रंग की कोई लकीर होगी जो इंडिकेट करती है, सूचक, ठीक है, सूचक। तो अब देखिए ऐसे जो है हमने किया तो वो नीचे की तरफ जा रहा है। यही एक थर्मामीटर ऐसा होता है जिसमें अल्कोहल होता है। और अल्कोहल क्यों, अल्कोहल का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि अल्कोहल गर्मी को पाकर सिकुड़ता है, ठीक है, और ठंडक को पाकर फैलता है। तो इसकी रीडिंग स्वाभाविक है हम उल्टे रूप में करते हैं, क्योंकि आप प्लस के तरफ देख रहे हैं, ये गर्मी को पाकर के क्या हो रहा होगा, सिकुड़ रहा होगा, क्रमशः इधर आ रहा होगा, ये 40-50 के तरफ जा रहा होगा। और जो जो ठंडक रात की बढ़ती जाएगी, सामान्य तौर पर रात के 2 बजे से 4 बजे सवेरे के समय टेम्परेचर को जितना ठंडा होना होता है वो होता है। तो अब 2 से 4 के बीच में रात में ये अल्कोहल क्रमशः ठंडक को पाकर आगे की तरफ बढ़ेगा और किधर ले जाएगा, माइनस की तरफ, यानी 0 की तरफ ले जाएगा, ठीक है। तो ये अल्कोहल से निर्मित थर्मामीटर होता है जिसको हम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। स्टीवेंसन स्क्रीन में एक चौथा थर्मामीटर होता है जिसका नाम होता है वेट बल्ब, यानी आर्द्रता मापी। यह भी हवा के अंदर जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता कितनी है या कितनी उसमें जल वाष्प हैं उसको यह बताता है, ठीक है। अब इसको बताने के लिए सबसे जरूरी ये होता है, इसमें सावधानी देनी चाहिए। रीडिंग करते समय रीडिंग करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि देखना चाहिए कि उसके नीचे जो दावात रखी हुई है उसमें पानी पूरा भरा होना चाहिए, उसका धागा सड़ा हुआ ना हो, ठीक है। फिर उसके नीचे कपड़ा लगा हुआ है, नीचे घुंडी पर कपड़ा लगा हुआ है तो कपड़े में जंग लग जाती है, मूर्छा, तो उसको रगड़ करके साफ कर देना चाहिए, तब जाकर के वो सही ढंग से रीडिंग दे पाता है। वर्षा का मापन करने वाला जो उपकरण होगा सबका एक जैसा ही होगा। जो उससे बारिश की बूंदें आई उसको हम संग्रहण करते हैं इसमें कलेक्टर में, और इसके द्वारा हम इसका मापन करते हैं कि वर्षा कितनी हुई है, ठीक है। इसमें कुछ चिन्ह बने हैं, देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6, कितना अधिकतम कितना है 20 mm मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर। मापक यंत्र है। इस मापक यंत्र में आप देख रहे हैं एक ये आधार है, ये आधार जो है एक वृत्ताकार है और उसके बाद ये पानी जो है ऊपर को चढ़ता है, और ऊपर को चढ़ने का मतलब ये हो गया कि आधार का क्षेत्रफल भी हो गया और एक ऊंचाई भी हो गई उसमें। तो अगर हम इस मापक यंत्र का जो क्षेत्र आयतन निकालते हैं वो हमारा सेंटीमीटर में आ जाता है और छोटी इकाई में हम आ जाते हैं जिसको हम क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हैं, यानी सेंटीमीटर की घात 3 को जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद चूँकि हमारे किसी दिन बारिश और कम हो सकती है तो हम उसमें और छोटी इकाई में आते हैं जिसमें हम मिलीमीटर में आते हैं। अब अगर हम देखें तो 1 मीटर क्यूब, यानी अगर 1 मीटर हम लंबाई लें और 1 मीटर हम चौड़ाई लें और 1 मीटर हम ऊंचाई का कोई बर्तन लें तो हमारा कहलाता है 1 घन मीटर। तो उस 1 घन मीटर में अगर हम लीटर के हिसाब से पानी देखें तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है। अब चूँकि वो एक बड़ी इकाई है इसलिए हम जो है जो लेंथ, जो लंबाई, जो चौड़ाई, जो ऊंचाई है उस ऊंचाई को के लिए और छोटे मात्रकों को नीचे आ जाते हैं, और सबसे छोटी मात्रक जो हम लंबाई में अगर हम मापने का कहें वो है मिलीमीटर। क्या नाम है इसका? विंड वेन। इसमें 8 दिशाएं दिखाई गई हैं। हमें वर्तमान दिशा का पता लगाना है
तो इस समय आप क्या बताएंगे कि कौन सी दिशा है, हवा किस दिशा से चल रही है? ईस्ट की चल रही है। बहुत अच्छा। इस हिस्से को ही हम मापन करते हैं कभी भी, इस हिस्से को ही हम देखते हैं कि ये जहाँ होता है वही उस हवा की दिशा होती है। ठीक है, इसमें जो है 8 दिशाएं बनी हुई हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये 4 प्रमुख दिशाएं हो गई। उसके बाद हम विशेष करके इसमें एक चीज़ देखते हैं कि नॉर्थ और साउथ को ही इंडिकेट करते हुए लिखते हैं। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट, ये मिडिल में जो है नॉर्थ और ईस्ट हुआ, ऐसे ही ठीक साउथ और ईस्ट हो। ठीक, यानी शुरुआत हम करेंगे साउथ से या नॉर्थ से। ऐसे ही SW, इस दिशा का नाम हुआ SW, और इस दिशा की मिडिल का जो दिशा है इसको हम कहेंगे NW। शाबाश, पता है, एनीमोमीटर। इसके द्वारा हम जो है हवा की गति का मापन करते हैं, हवा की गति का मापन करते हैं। तो आप बताइए सबसे पहले रीडिंग कितनी चली है? आप इधर जाएं, अंकित तिवारी, और बताएं इस समय की यूनिट क्या है? 53,770.8। 53,770.8। ये इतना मीटर तौर पर हवा चल रही होती है। तो हम कैसे आकलन करते हैं? सबसे पहली रीडिंग लिख लेते हैं, उसके बाद 3 मिनट बाद दूसरी रीडिंग करते हैं। जैसे 53,770.8 170.9 होता तो क्या होता? 0.1 का अंतर हम पाते। तो चूंकि हवा चल रही है 53,770.8 पहले था, 53,770.8 इस समय भी है, इसलिए हवा काम, CALM, काम का करके हम लिखते हैं। काम मीन्स शांत, हवा शांत है। ठीक है। ठीक, बादलों का आकलन करते हैं। ये कुल बादल कितने हिस्से हैं? कुल आसमान को हम 8 भाग में बांट लेते हैं। ठीक है, 8 भाग में बांट लेते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि अनुमान लगाएंगे कि कुल कितना बादल दिखाई दे रहा है चारों तरफ। हम इस चीज को देखेंगे। 4 भाग बादल नहीं है, अनुमान आप लोगों का गलत है। आप देखिए उत्तरी हिस्से में एक हिस्सा बादल होगा मुश्किल से, पश्चिमी तरफ नहीं कम है, टुकड़े टुकड़े में बादल है थोड़ा सा, एक हिस्सा इधर हो गया और बाकी हमारे और पूर्वी हिस्से में कुछ बादल हैं, जो आ रहे हैं और फोक की स्थिति हो रही है, इस वजह से दिखाई भी नहीं दे रहे। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको 3 भाग बादल मानते हैं। इस 3 को हम क्या कहेंगे? 3/8 है। 3 आक्टा, आक्टा मीन्स 8, तो 3 आक्टा बादल है। ठीक है। अब इसके बाद इन सारे डाटा को लिखने के बाद अब हम ये अनुमान लगाएंगे कि मौसम कैसा है। क्या इस समय वर्षा हो रही है? नहीं। ओले पड़ रहे हैं? नहीं। क्या हो रहा है? बिजली कड़क रही है? नहीं। आसमान साफ है? धूप है? तो लगभग क्लियर की स्थिति है। 3 भाग से अधिक 4-5 भाग बादल होते तो हम इसको कहते हैं क्लाउडी। ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है, संभावना है कि मौसम साफ रहेगा। तो हम फेनामिना में या मौसम में लिखेंगे क्लियर। ठीक सर जी, एक बात ये होती है कि जाड़ में टेलीफोन के तार उड़ जाते हैं, आगे इसका कारण क्या है? कि टेलीफोन के तार की जो है ठंडियों में जो है हमेशा जो है ढीला रखना चाहिए, क्योंकि उसमें सिकुड़न होती है। और रेल की पटरियों में जो है गर्मियों में थोड़ा सा गैपिंग रखी जाती है उनको। ऑलरेडी जो है इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि कोई भी धातु होती है, कंडक्टर जो है टेम्परेचर को जो है टेम्परेचर के साथ उसका रेजिस्टेंस हमेशा चेंज होता रहता है। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होता है। अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है, इसका सबसे मेन रीज़न जो है इलेक्ट्रॉन बैलेंस का है, जैसा कि आप लोग शायद लोगों ने पढ़ा भी होगा
अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हुआ तो रेजिस्टेंस कम हुआ, रेजिस्टेंस कम हुआ तो उसकी आप लोगों ने फिजिक्स में एक फार्मूला पढ़ा होगा, R = ρ/L/A। R कम हो रहा है तो उसका जो है L भी कम होगा, लेंथ कम होगा, इसका मतलब कि सिकुड़न हो रही है उस धातु में जो है। तो जब भी अगर R बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है तो वो फैलेगा। इसीलिए जो है गर्मियों में क्या है कि रेल की पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैपिंग रखी जाती है कि उसकी जो है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गया, जिसकी वजह से उसकी लेंथ भी बढ़ जाती है। जलागम और वेधशाला में क्या संबंध है? जलागम का अर्थ ही जल धन आगमन, ठीक है, जल का आगमन, यानी जल का आगमन, उस क्षेत्र में पड़ने वाले जल का आगमन, उसको ही जलागम कहते हैं। ये तो बहुत बड़ा एक विषय है, चर्चा है, इतनी गहराई से आपको अभी नहीं बता सकता जी। तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि जो हमारी जो वेधशाला है, ये वेधशाला ही जलागम से रिलेटेड चलती है, ठीक है, एक दूसरे का आपसी संबंध है। बिना वेधशाला के, बिना हम वर्षा मापी के अपने जल क्षेत्र में काम नहीं कर सकते हैं। और जो भी हमारे कार्य हैं, चाहे हमारा वनीकरण का है, क्योंकि ये जलागम जो चल रहा है, पिछली बार भी मैं कई बार यहाँ पर आकर के वेधशाला के डाटा ले गया हूँ अपने रिसर्च के, अपने अध्ययन के लिए और अपने डिजाइनिंग के लिए, क्योंकि बिना रेनफॉल डाटा के हम कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, कोई भी डिजाइनिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें अभी आप बताओ, जो हमारे जल स्रोत सूखते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है कि वर्षा का कम होना। तो हम इस वर्षा को, इसका अधिकतम उपयोग किया जा सके, इसलिए हम अपने जलागम क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जो हमारे कैचमेंट एरिया हैं, जैसे हमारे पुराने नौले थे वो सूखते जा रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य है कि उसके ऊपर जो है नालियाँ, कंट्रोल नालियाँ यानी ट्रंचें बनाई जाती है, जो हमारे रन ऑफ को, बहते हुए पानी को रोक करके ज़मीन के अंदर हम उसको प्रवेश करवा रहे हैं, ताकि वहाँ उस क्षेत्र में नमी पैदा हो और नीचे जो घाटी वाले स्थान है हमारे, जहाँ को पानी बह के जा रहा है, वहाँ कहीं न कहीं उस क्षेत्र में पड़ने वाले नौले रिचार्ज हों। अतिरिक्त हम किस तरीके से गणितीय रूप में जो है सांख्यिकी के माध्यम से दिखा सकते हैं, और जिससे कि बच्चे जो है कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक ये आप देख रहे हैं, दंड आलेख देख रहे हैं आप, दंड आलेख द्वारा मौसम संबंधी विभिन्न जानकारियां आप देख रहे हैं। कुछ खड़े डंडे दिखाई दे रहे हैं, और एक ये क्षैतिज रेखा दिखाई दे रही है, और ये एक ऊर्ध्वाधर रेखा दिखाई दे रही है। अगर गणितीय रूप में हम देखें तो इस क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष, और इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हमने कह दिया वाई अक्ष। तो हम नीचे इनके जो है जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे 12 महीनों के नाम लिखे हुए हैं, और इन 12 महीनों में किस किस तरीके से और कितनी जो है वर्षा हुई, आप इस चित्र को देखते ही जो है बता देंगे कि कितनी बारिश हुई। ये मेरे पास एक रफ चित्र है, अगर कोई छात्र जो है इस चित्र को देखे तो वो इमीडिएटली जल्दी से बता सकता है कि जनवरी महीने में जो है कितनी बारिश हुई है। सपोज यहाँ 8 mm लिखा है, मिलीमीटर लिखा है, तो जनवरी में 8 मिलीमीटर। और हम इस दंड आलेख से देख करके ये भी बता सकते हैं कि कौन से महीने में जो है सबसे अधिक बारिश हुई है। जो आलेख, जो दंड सबसे अधिक ऊंचा है, सबसे अधिक ऊंची इमारत है, उस महीने में सबसे अधिक बारिश हुई है। और जो इमारत सबसे छोटी है, वह इमारत जो सबसे छोटी हमको दिख उस महीने सबसे कम वर्षा हुई है। जैसे यहाँ मार्च में जो है नवंबर है, तो इस तरीके से हम आसानी से बता सकते हैं कि किस महीने सबसे अधिक वर्षा हुई है और किस महीने सबसे कम हुई है। जो गोल गोल घूम रहा है उसका नाम। तो देखिए बेटा, ऐसा है ना कि दो चीजें गोल गोल घूम रही हैं ऊपर ना, छत पर दो चीजें घूम रही हैं। एक जिसमें NSEW लिखा है, एक वो भी है ना, वो भी कभी कभी गोल गोल घूम रहा है, तो उसको हम वायु दिशा मापी करते हैं, ठीक है। और जो उधर जिसमें कप लगा हुआ है, विंड कप कहते हैं उसको, तो जो कप वाला है वो हवा के गति को बताता है, उसका नाम है एनीमोमीटर। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का वो जो गोला है ना, तो वो उसके उल्टा घूमने का क्या कारण है? अब ये हवा ने इसको मारा ऐसे, तो ये इधर आ गया। अगर हवा ने इधर मारा तो इधर आया, ठीक है। तो वो हवा किस दिशा से चल रही, किस दिशा को जा रही, वो बताता है। इससे हमारे विद्यालय के बच्चों को जो यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये एक इनको पूरी यहाँ पर जानकारी मिल गई कि किस प्रकार से
यहाँ पर वर्षा नापी जाती है, किस प्रकार से आर्द्रता का यहाँ पर पता लगता है। तो इन वेधशाला से जो इनको ज्ञान यहाँ प्राप्त हुआ, ये इस चीज़ को अपने घर में भी अपने छोटे क्लास वाले अन्य बच्चों के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं।
कारण हुआ है, बारिश न होने के कारण ये धान की फसल पर ज्यादा फर्क पड़ा है। अच्छा, मडुआ वगैरह कितना हुआ है? मडुआ तब भी ठीक है। मडुआ तब भी ठीक है। हिमालय है, ये हिमालय न केवल पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बल्कि न केवल भारत के लिए, ये पूरे विश्व की जलवायु के कंट्रोलिंग में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो वर्षा का होना है या हवाओं का चलना है, इसमें हिमालय का बहुत बड़ा योगदान है। और वो क्या है, हिमालय का जो योगदान है, उस योगदान तभी तक हमारे लिए संभव है जब उसमें बर्फ है। और ये जो क्लाइमेटिक चेंज में हम कह रहे हैं कि तापमान का बढ़ना, तो इसके वर्तमान परिवेश में कोई प्रत्यक्ष कारण अब सामने आने लगे हैं, शोध कार्यों से स्पष्ट होने लगे हैं। जैसे अभी लोगों का मानना है कि 1 मीटर एक ग्लेशियर का, पिंडारी जैसे ग्लेशियर का प्रतिवर्ष पीछे को जाना है, बहुत बड़ा सोचने का बिंदु है ये। अब इसमें क्या है, जो हमारे ग्लेशियर्स या हिमालय पर जो खतरा है वो तापमान के बढ़ने का सबसे ज्यादा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो तापमान नियंत्रण है वो हिमालय ही करता है। सबसे ज्यादा जो हमारा कारण मैं कहूंगा कि जो विकसित देश है, विकसित देश क्या है, वो अपनी टेक्नोलॉजी को उन्होंने इतना आगे बढ़ा दिया है कि उन टेक्नोलॉजी के बदौलत जो है बहुत डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। लेकिन आज के युग में जो हमारी बात होती है, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सतत पोषणीय विकास की बात करते हैं, सतत विकास की बात करते हैं कि आप डेवलपमेंट करिए, खूब विकास करिए, लेकिन जो दोहन करिए वो प्रकृति को कुछ न कुछ देने के साथ करिए, ताकि उसका असंतुलन उसमें पैसा। सतत विकास से हमारा मतलब है, ठीक है आपने कारखाना लगाया, आपने इतनी CO2 बाहर निकालनी है, उस कारखाने से लगभग संभावित CO2 इतनी मात्रा बाहर निकलती है, तो उतने ही वृक्षों को लगाइए कि उतनी CO2 कंट्रोल हो। अगर ऐसा होता है तो क्लाइमेटिक जो चेंजेस है, इनका तापमान बढ़ रहा है, तो उसमें निश्चित रूप से हम सफलता पा सकेंगे। और बढ़ती जनसंख्या बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, क्या बोलते हैं, कल कारखाने ज्यादा लग रहे हैं। विकसित राष्ट्र जो हमारे पर्यावरणीय समझौते होते हैं, हम कहते हैं कि भाई इन चीजों को बंद करिए, वो बंद नहीं कर रहे हैं, वो बंद करने के लिए कह रहे हैं विकासशील देश उसको बंद करें। तो इस तरह की अगर उठापटक देशों में रहेगी तो बड़ा समस्या आगे आएगी। निश्चित रूप से पहाड़ के लिए, यद्यपि आपने पूरे विश्व की बात की और ठीक है भी बात, क्योंकि हम विश्व से अलग हट करके हम नहीं रह सकते हैं या नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन विशेषकर पहाड़ की अगर हम बात करें तो पहाड़ में पिछले वर्ष मैं स्वयं का अपना अनुभव आपको बताऊँ। मैं मई जून में भी 2 किलो की रजाई, जाड़े में तो खैर 5 किलो की रजाई होती थी, लेकिन मई और जून में 2 किलो की रजाई निश्चित होता था, यानी हर पतली रजाई। विगत कुछ वर्षों से ये जो जलवायु में परिवर्तन आया है, इसमें दोराहाट के परिप्रेक्ष्य में सर बताएंगे कि कैसे पहले वातावरण हुआ करता था, मौसम हुआ करता था और अब कैसा होगा? खासकर दोराहाट के परिप्रेक्ष्य में मेरा मानना यह है कि विगत 20-25 वर्षों में जहां दोराहाट में आम जनजीवन में पंखा, कहीं बिजली का पंखा इस्तेमाल नहीं होता था, आज कोई घर ऐसा छूट नहीं है जिसमें बिजली का पंखा नहीं चल रहा। इसके लिए कई सारे जैसे ग्लोबल वार्मिंग जो मुख्य कारण है, खासकर हरे पेड़ों का कटान और दूनागिरी का जंगल जो यहाँ का प्रसिद्ध जंगल था, यहाँ का तमाम दोहन उसका लकड़ी के लिए, आवश्यक लकड़ी के लिए कुछ लोगों ने जो है उससे भूमाफियाओं द्वारा लकड़ी की तस्करी की जाती है, उसके माध्यम से तमाम जंगलों को नुकसान हुआ है, पर्यावरण में असंतुलन आया है, पॉलीथीन का प्रयोग बढ़ा है और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो है, ये सारे कारण इसके लिए मुख्य रहे हैं। इससे डाटाज लिए जा रहे हैं, इन डाटाज को सुरक्षित करने के लिए पंडित जी एक बहुत बढ़िया ये सफल कारगर तरीका है। आधार पर हम डाटा बना सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा देश और दुनिया के अन्य देश मिल करके किस तरह से ओजोन परत में होने वाली क्षेत्र को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का आभार व्यक्त करता हूँ, जिसने इस दोराहाट में इस शोध की स्थापना की, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने पत्रकार बंधुओं का, जिसके माध्यम से जो वेधशाला में हमारे होने वाले क्रियाकलाप हैं या मौसम की जानकारी है, पेपर के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है। और मैं आभार व्यक्त करता हूं मौसम वेधशाला प्रभारी श्री महेंद्र प्रताप पांडे जी का, जिनके कर्मठ कार्यों से आज जो दोराहाट में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, इसके लिए
मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बात है इससे लाभ होने वाली, इससे हमारे छात्रों को या क्षेत्रीय जनता को सभी को इसका लाभ मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है उसके ऊपर विकसित देश और विकासशील देश बात कर रहे हैं। अभी तक हम क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर चल रहे थे, जहां पर कि ये लगाया गया था कि 20% एमिशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही है। इससे जब ये मौसम की बात करते हैं तो हम द्वाराहाट जैसी छोटी इकाई में इतना बड़ा और इतनी अच्छी तरीके से ये सुचारू चल रहा है, इससे सबसे पहले तो छात्रों में एक जागरूकता आएगी कि क्लाइमेट क्या है, मौसम क्या है, जी मौसम में उनका क्या योगदान है, मौसम किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है। पहाड़ में आप देखते हैं प्राकृतिक आपदा आ रही है, रोड गिर रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं इस तरह से, लेकिन छात्रों को कह दिया जाता है ये दैवीय आपदा है। परंतु मेरा मानना है कि ये दैवीय आपदा आप शब्द खत्म कर देना चाहिए, ये मानव आपदाएं हैं। और इसके लिए ये जो आपकी वेधशाला है, ये जो बच्चों को सैनिटाइज कर रही है, बच्चों को जागरूक कर रही है, मुझे जैसे कि बताया गया है कि छात्र और छात्राएं स्वयं आके इसके रीडिंग नोट करती हैं और एक उनके अंदर इससे एक जागरूकता होगी। वो इस स्कूल में ना पढ़ने वाले अपने यार दोस्तों से, अपने गांव वालों से जहां वो रुके हैं उनको बताएंगे कि आज इतना टेम्परेचर था, आज तापमान इतना था, आज आर्द्रता इतनी थी, आज ये विंड वेलोसिटी इतनी थी, आज विंड डायरेक्शन इतनी थी। तो इससे उनको कहीं ना कहीं उनको हमने आपके प्रयास से इस जलवायु का, मौसम का एक अंग बना दिया। के पास आंकड़े आ गए हैं और लगभग मेरे ख्याल से 2 साल के आंकड़े आ गए हैं, तो 2 साल के आंकड़े से हम किसी निष्कर्ष निकालने की स्थिति में हैं। मेरा ये प्रयास रहेगा और मेरा एक ये सुझाव भी है कि हम केवल आंकड़े कलेक्ट करने तक ही अपनी स्थिति को समाप्त ना कर दें। मैं अपने लेवल पे, महाविद्यालय के लेवल पे, यूजीसी के लेवल पे, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेवल पे, द्वाराहाट, क्योंकि हमारे पास आंकड़े हैं, कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट्स लाए जाएं, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं वो, उसमें ज्योग्राफी के आदमी समाहित हो सकते हैं, उसमें जंतु विज्ञान के व्यक्ति समाहित हो सकते हैं, उसमें बॉटनी या एग्रीकल्चरल साइंसेस के आदमी व्यक्ति समाहित कर सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स डीएसटी से आ सकते हैं, यूजीसी से आ सकते हैं, डीबीटी से आ सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से आ सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मौसम का पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है, आप इस बारे में क्या सोचती हैं? कुछ वर्षों में जो डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, उससे फैक्ट्रीज वगैरह, इससे जितना प्रदूषण के कारण हमारे पर्यावरण पर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है, उसका मतलब प्रभाव हम ये देख सकते हैं कि जो वर्षा का है, कभी अल्पवृष्टि होती है, कभी अतिवृष्टि होती है। तो और इसके अलावा हम देख सकते हैं कहीं सूखा पड़ा है और कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो दोनों ही मतलब भयावह स्थिति हैं। तो इस प्रकार से आप उत्तराखंड में रहती हैं, उत्तराखंड के परिदृश्य में ये मौसम का जो चेंजिंग हो रहा है, किन किन जगहों पर दिखाई दे रहा है कि मौसम परिवर्तित हो रहा है, जिसके कारण कुछ क्या यहाँ की पादप प्रजातियाँ नष्ट होने को तैयार हैं या कुछ जो है नई प्रजातियाँ उत्पन्न होने को तैयार हैं, तो इस बारे में आपका क्या विचार है? यहाँ के परिप्रेक्ष्य में कितनी जगह देखा जा सकता है कि सूखा पड़ रहा है। यहाँ मेन जो हमारे साधन है उसमें कृषि का बहुत बड़ा महत्व है हमारे उसमें। अब बारिश मतलब यथा समय पर नहीं होने पे जो हमारी फसल है, जब उसके लिए बारिश